हर दिन मैं या तो किस्मत को चुनौती दे रहा होता हूँ या ऐसा करने की राह पर होता हूँ। मैं प्रोफेसर ली को प्रयोगशाला के रसायनों को छांटने में मदद कर रहा था और गलती से एक जहरीली गैस बन गई। पूरी कक्षा को सीधे अस्पताल भेज दिया। नया नियम, छात्रों को बिना अनुमति के रसायनों को मिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर मैंने छात्रावास की नालियों को साफ करने में मदद करने की कोशिश की। एक गलती और आधी इमारत बह गई। नया नियम, छात्रों को छात्रावास की नालियों को साफ करने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैं आखिरकार दीवार फांदकर कक्षा से भागने में कामयाब हो गया और सीधे एक अपराध स्थल पर पहुंच गया। नया नियम, छात्रों को दीवारों पर चढ़ने या परिसर के बाहर प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं जीवाश्म विज्ञान विभाग के इकलौते छात्र के शरीर में स्थानांतरित होकर जागा। मुझे कैंपस वॉच नामक एक कैंपस लाइव स्ट्रीम शो में कास्ट किया गया और गलती से एक विशेष क्षमता कैंपस नियम प्रणाली को सक्रिय कर दिया। हर बार जब मेरे कार्यों के कारण किसी स्कूल को एक नया नियम जोड़ना पड़ता है तो मुझे एक ड्रॉ का मौका मिलता है। उस पल से वेस्ट यूनिवर्सिटी की हास्यास्पद नियम पुस्तिका 20 नियमों से बढ़कर 2000 हो गई। पूरा कैंपस मुझसे रुकने की गुहार लगा रहा था। कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता था। मुफ्त ड्रॉ के मौके। हाँ, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं था। एक दिन प्रोफेसर ली के निर्देशों का पालन करते हुए मैं अगले सप्ताह की तलष्टी पर्यावरण विश्लेषण कक्षा की तैयारी में मिट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए कैंपस के अविकसित क्षेत्र में गया। मैं एक धुन गुनगुना रहा था और खुदाई कर रहा था। एक धमाका हुआ और मैं गायब हो गया। पूरी जगह आग की लपटों में घिर गई और स्कूल सीधे स्वर्ग में जा गिरा। और तभी नीचे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई जिससे मेरी हथेलियों में एक तेज झटका लगा। मार्कस अपने कैमरे के साथ झुक गया। यार, तुमने अभी क्या मारा? मैंने अपना सिर हिलाया और सावधानी से अपने फावड़े से उसके आसपास की ढीली मिट्टी और मलबे को हटाया। धातु का एक मुड़ा हुआ, बुरी तरह से जंग लगा हुआ टुकड़ा धीरे धीरे नजर आया। मैं नीचे झुक गया और उसे करीब से देखा। वह आकृति, यह बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी मैंने युद्ध फिल्मों में देखी है, एंटीपर्सनल लैंडमाइन। और यह स्कूल एक पुराने परित्यक्त कब्रिस्तान के ऊपर बना था। क्या वास्तव में यहाँ युद्धकाल के अवशेष दबे हो सकते हैं? मेरा पेट बैठ गया। मैं इतना बदकिस्मत नहीं हो सकता। क्या मैंने सच में एक लैंडमाइन खोद निकाली? फिर मुझे वह गाना याद आया जिसे मैं अभी गुनगुना रहा था, जिसमें चीजों को उड़ाने की बात थी और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मार्कस कुछ कदम पीछे हट गया। अरे यार, मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरी अभी तक पहली गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। इस समय लाइव स्ट्रीम में 1000 से ज्यादा दर्शक बिल्कुल पागल हो रहे हैं। स्क्रीन पर लगातार व्यूअर काउंट +1 नोटिफिकेशन चल रहे हैं। क्या यह डीन के लिए आपका शिक्षक दिवस का तोहफा है? शांत हो जाइए। यह एक टैंक रोधी माइन है। इस तरह के हल्के से धक्के से यह नहीं फटेगी। मैं बचपन में ग्रेनेड को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करता था। जब मुझे पता चला कि यह असल में क्या है तो मेरी जान ही निकल गई। यह कुछ भी नहीं है। मेरे गांव में बूढ़े आदमी वांग ने अपने घर के सामने 3 टन तोप के गोले गाड़ दिए थे। उस सड़क को चमत्कारिक राजमार्ग कहते हैं। अब मैं मार्कस को नजरअंदाज करते हुए सीधे गड्ढे में कूद जाता हूं और आसपास की मिट्टी को साफ करने के लिए एक छोटे ब्रश का इस्तेमाल करता हूं। जल्द ही मिट्टी से एक घुंडीनुमा धातु की आकृति उभरती है। मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करता। मैं प्रोफेसर ली को फोन करता हूं। प्रोफेसर ली, मुझे लगता है कि मैंने एक लैंडमाइन खोद निकाली है। यह कैंपस के दाईं ओर बंजर जमीन में है। इसके ऊपर एक उभरा हुआ ट्रिगर मैकेनिज्म है। उनकी आवाज तुरंत सख्त हो जाती है। इसे दोबारा मत छूना। मैं आ रहा हूं। मेरे कुछ और कहने से पहले ही वह फोन काट देते हैं। 15 मिनट से भी कम समय में प्रोफेसर ली दौड़ते हुए आते हैं। वह अपने चेहरे से पसीना पोंछने की भी हिम्मत नहीं उठाते। वह नीचे झुकते हैं और ध्यान से उसकी जांच करते हैं। कुछ देर बाद वह एक छोटे ब्रश से मिट्टी खुरचना शुरू करते हैं। मार्कस और मैं सबसे बुरे की आशंका में पीछे हट जाते हैं, लेकिन विस्फोट नहीं होता। कुछ ही देर में वह पूरी चीज को आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। चिंता की कोई बात नहीं। यह तो बस एक प्रेशर कुकर का ढक्कन है। मैं उसे उठाता हूं, एक नजर देखता हूं और एक तरफ फेंक देता हूं। यह कौन बर्तन का ढक्कन फेंकता है? प्रोफेसर ली बस हंसते हैं और अपना सिर हिलाते हैं। सावधानी बरतने में ही भलाई है। आप चखते रहिए, सुरक्षित रहिए। और बस वह चले जाते हैं। लाइव स्ट्रीम देखने वाले हंसी से लोटपोट हो रहे हैं। व्यूअरशिप फिर से बढ़ जाती है। भाई को किसी कुकिंग स्कूल में काम करना चाहिए। वे सचमुच आपके दरवाजे पर बर्तन के ढक्कन पहुंचाते हैं। मुझे लगा था कि वो गाना सच होने वाला है, जैसे स्कूल में सच में धमाका हो और वो बस एक ढक्कन हो। मार्कस अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोर से हंसने लगता है। मैं उसे घूरता हूं। क्या मजेदार है? अंदर आओ और खोदो। वह मुंह बनाता है। मैं कैमरामैन हूं। यह तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैं वापस गड्ढे में कूद जाता हूं। बात करना बंद करो। वहां जाकर खोदो वरना आज रात तुम्हें अपना खाना खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इससे वह चुप हो जाता है। वह दुखी चेहरे के साथ फावड़ा उठाता है। कैंपस वॉच एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक शो है। 20 स्टूडेंट्स को फॉलो करने और 24 घंटे लाइव स्ट्रीम करने के लिए चुना गया था। 2 महीने के आखिर में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला स्टूडेंट एक बड़ा एजुकेशन ग्रांट जीतता है। हर कैमरामैन एक हिडन कैमरा रखता है और पूरे समय मार्कस को वहीं खाना, सोना और रहना पड़ता है जहां मैं रहता हूं।
इसलिए अगर मैं उसे खाना नहीं खिलाता तो वह भूखा रहता है। बस इतनी सी बात है। और इसीलिए वह बिना मन के फावड़ा पकड़ता है और मेरे बगल में खुदाई शुरू कर देता है। मैं अपने गड्ढे को घूरता रहता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी किस्मत इतनी खराब है। आज मुझे कुछ असली मिल रहा है। मैं फावड़ा घुमाता रहता हूँ, लेकिन 5 मिनट भी नहीं बीते कि नीचे से एक भारी ज्यादा ठोस आवाज आती है। मैं बहुत ध्यान से मिट्टी साफ करना शुरू करता हूँ। मार्कस सुनता है और दौड़कर आता है। यार प्लीज मुझे बताओ कि यह कोई और बर्तन का ढक्कन नहीं है। अब तक मेरे हाथ कांप रहे हैं। आकार बनावट यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने मिलिट्री मैगजीन में देखा है। एक हवाई बम। मार्कस एकदम से स्तब्ध रह जाता है। अरे यह तो असली बम है। मैं जवाब भी नहीं दे सकता। मैं बस उसे देखता रहता हूँ। मैं प्रोफेसर ली को फिर से फोन करता हूँ। मुझे लगता है कि इस बार मुझे सच में एक असली बम मिला है। दूसरी तरफ एक साफ ठहराव है। क्या हमने अभी उसे नहीं संभाला? यह एक प्रेशर कुकर का ढक्कन था। मैं लगभग रोना चाहता हूँ। मुझे एक और मिला। इसमें एक बॉडी और टेल फिन है। फोन पर एक लंबी थका हुआ आती है। वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। इस बार प्रोफेसर ली और भी तेजी से आते हैं। वह देखने के लिए झुकते हैं और उनके चेहरे के भाव एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं। वह अपना फोन निकालता है और कॉल करता है। डीन कार्टर, हमारे सामने एक सिचुएशन है। पैलियोंटोलॉजी डिपार्टमेंट के हमारे स्टूडेंट लियाम ने कुछ ऐसा खोदा है जो एरियल बम जैसा दिखता है। दूसरी तरफ डीन कार्टर की आवाज तुरंत भर आ जाती है। क्या असली एरियल बम? कोई हिला नहीं। मैं रास्ते में हूँ। कॉल खत्म ही होती है कि डीन कार्टर दौड़ कर आते हैं। वाइस डीन और कैंपस सिक्योरिटी वाले उनके पीछे आ जाते हैं। जैसे ही वह देखते हैं कि गड्ढे में क्या है, उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वह तुरंत पुलिस को फोन करते हैं, फिर मुड़कर अपने असिस्टेंट से चिल्लाते हैं, कैंपस की सारी सिक्योरिटी अभी यहाँ बुलाओ। कोई भी इस एरिया के पास न आए और हर डिपार्टमेंट से कहो कि स्टूडेंट्स को इस बंजर जमीन से दूर रखें। अब कुछ ही मिनटों में कैंपस सिक्योरिटी वाले दौड़ते हुए आते हैं और घेरा बनाना शुरू कर देते हैं। कैंपस के दूसरी तरफ स्टूडेंट्स निकलने लगते हैं। लाइव स्ट्रीम देखने वाले यह सब रियल टाइम में देख लेते हैं और देखने वालों की संख्या फिर से बढ़ जाती है। एक पल में 10,000 को पार कर जाती है और फिर भी हैरान कर देने वाली रफ्तार से बढ़ रही है। मुझे पता था कि स्कूल को उड़ाने वाला गाना श्रापित था। मैंने उसे ऐसा ही कहा था। लियाम कुछ ऐसा ही खोज निकालता है। क्या स्कूल उसे कोई डिमेरिट देगा या मेडल? ठीक उसी समय कई पुलिस कारें चीखती हुई मौके पर आती हैं। दरवाजे मुश्किल से हिलते हैं। तभी वाइपर स्क्वाड के कैप्टन जैंग आगे बढ़ते हैं। यहाँ कौन इंचार्ज है? क्या सिचुएशन है? डीन कार्टर तेजी से आगे बढ़ते हैं। मैं इस यूनिवर्सिटी का डीन हूँ। हमारे किसी स्टूडेंट ने शायद एक एरियल बम का पता लगाया हो। प्लीज देख लीजिए। कैप्टन जैंग हिचकिचाते नहीं है। वह सीधे गड्ढे की ओर चलते हैं और सबको सेफ डिस्टेंस बनाए रखने के लिए इशारा करते हैं। हम बिना 2 बार कहे 10 मीटर और पीछे हट जाते हैं। वह एक रेडिएशन डिटेक्टर उठाते हैं और मेटल की चीज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धीरे धीरे हर एंगल को स्कैन करते हैं। कोई गड़बड़ नहीं मिली। फिर वह एक्सरे बैक स्कैटर इमेजिंग सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। उनके पीछे ऑपरेटर अपनी रिपोर्ट शुरू करता है। अंदर का हिस्सा खोखला है। कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं मिला। स्ट्रक्चरल प्रोफाइल एक हाई प्रेशर कंटेनर जैसा है। कैप्टन सियांग टीम को केमिकल सूंघने का एनालिसिस करने का इशारा करते हैं। कई ऑफिसर जंग के कण और हवा के सैंपल इकट्ठा करते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। 1 मिनट बाद ऑफिसर रिपोर्ट करता है कि कोई टीएनटी या एक्सप्लोसिव कंपाउंड नहीं मिला। मुख्य हिस्से आयरन ऑक्साइड और सल्फाइड कंपाउंड हैं, जो लंबे समय तक दबे रहने से जंग लगने वाले बाय प्रोडक्ट हैं। कैप्टन जैंग सिर हिलाते हैं, फावड़ा पकड़ते हैं और खुद खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों में वह एक बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ गैस कनस्तर निकालते हैं। डीन कार्टर, यह पता है कि यह सुरक्षित है। अगर कोई है और कुछ नहीं, हम बाहर निकलेंगे। डीन कार्टर आगे बढ़कर हाथ मिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिसर्स। सच में। थोड़ी बातचीत के बाद पुलिस की गाड़ियां एक एक करके कैंपस से बाहर निकलती हैं। डीन कार्टर सिक्योरिटी को घेरा हटाने का इशारा करता है, फिर मेरे पास आता है। तो तुम जरूर लियाम होगे। तेज बच्चे, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अपने काम पर वापस जाओ। अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ सकते। हमारा पैलियोंटोलॉजी प्रोग्राम इसे आगे बढ़ाने के लिए तुम पर निर्भर है। मैं मुस्कुरा देता हूँ। धन्यवाद डीन कार्टर। वह सिर हिलाता है और अपने ग्रुप के साथ चला जाता है। प्रोफेसर ली बाहर जाने से पहले रुकते हैं और मुझे देखते हैं। मुझे सच में लगा था कि तुम स्कूल उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, लगे रहो। अगर कुछ पता चले तो मुझे फोन करना। और इसके साथ ही वह भी चला गया। मैं उन्हें जाते हुए देखता हूँ। फिर मैं गड्ढे की तरफ मुड़ता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं अब पीछे हट रहा हूँ। इतनी बड़ी जमीन और मुझे एक भी असली चीज नहीं मिल रही। आज मैं और यह गड्ढा जंग लड़ने वाले हैं। मैं अपने हाथ रगड़ता हूँ और फावड़ा फिर से उठाता हूँ। लेकिन मुश्किल से 3 मिनट में वही जानी पहचानी मेटल की आवाज आती है। मैं चिढ़कर भौहें चढ़ाता हूँ। क्या तुम अभी सीरियस हो? इस बार क्या है? कड़ाही? इनेमल बेसिन? कौन अपनी पूरी पुश्तैनी रसोई यहाँ गाड़ता है?
2 झूठे अलार्म के बाद मैं फावड़े को जोर से आसपास की मिट्टी में घुमाता हूँ। इस दौरान मेटल की चीज कई बार कट जाती है। हर हल्की आवाज खुले मैदान में तेजी से गूंजती है और फिर अचानक मेरे सिर के अंदर एक ठंडी मैकेनिकल आवाज सुनाई देती है। प्लेयर का लगातार जानलेवा बर्ताव पता चला। एक्टिवेशन कंडीशन पूरी हुई। सिस्टम बाइंडिंग चल रही है। इसके तुरंत बाद मेरी आंखों के ठीक सामने एक चमकता हुआ नीला वर्चुअल पैनल दिखाई देता है। मेरा पूरा शरीर अकड़ जाता है। फावड़ा मेटल की चीज से बस कुछ इंच की दूरी पर है। मैं पैनल को घूरता हूं और मेरा खून ठंडा हो जाता है। यह क्या है? 500 किलोग्राम का हवाई बम जिसमें 300 किलोग्राम टीएनटी है। मैं सोचता हूं कि मैंने अभी क्या किया। बार बार फावड़ा उसमें मारा और मेरे शरीर का हर रोंगटा खड़ा हो गया। अगले ही पल मैं असलियत में वापस आ जाता हूं। मैं मार्कस को पकड़ता हूं जो अभी भी वहीं हैरान खड़ा था और हम भागते हैं। हम तब तक नहीं रुकते जब तक हम कई 100 मीटर दूर नहीं पहुंच जाते। उसकी सांस पूरी तरह फूल गई है। वह हाँफ रहा है। यार अभी क्या हुआ? मैं उसे एक गंभीर मुस्कान के साथ देखता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे इस बार सच में एक असली एरियल बम मिला है तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? वह तुरंत अपना सिर हिलाता है। लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। चैट में जोक्स की बाढ़ आ गई है। फिर से वही बात। वह एक्सप्रेशन असली लग रहा है, लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट को एरियल बम के बारे में क्या पता? शायद वह खुद ही डर गया। जरूरी सवाल, इस बार गैस कैनिस्टर या ऑक्सीजन टैंक? मार्कस का चेहरा देखकर मेरी शर्ट से पसीना आ रहा है। मैं फिर से प्रोफेसर ली को कॉल करता हूं। उनकी आवाज थकी हुई और दबी हुई है। लियाम, अब क्या? मुझे मत बताना कि तुम्हें एक और बम मिला है। मेरी आवाज कांप रही है। प्रोफेसर ली, इस बार यह असली है। एक 500 किलोग्राम का एरियल बम। एक पॉज है। मैं अपने रास्ते पर हूं। वह फोन रख देता है और मुश्किल से एक पल बीता होता है कि वह दौड़ता हुआ आता है। वह दूर से एक नजर डालता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत डीन कार्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह सीधे इमरजेंसी सर्विस को डायल करता है। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ियां फिर से बंजर जमीन के किनारे आकर रुकती हैं। कैप्टन जैंग मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकला ही था कि प्रोफेसर ली उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े। ऑफिसर्स, आपको वापस कॉल करने के लिए मुझे बहुत अफसोस है। इस बार हमें जो मिला वह सच में एक एरियल बम हो सकता है। कैप्टन जैंग ने जोर से सिर हिलाया और सीधे गड्ढे की तरफ चले गए। कुछ सेकंड के लिए किनारे पर झुककर देखा। फिर वह सीधे खड़े हो गए और जोर से हाथ हिलाया। सब लोग 100 मीटर्स पीछे हट गए। लेवल 2 का सिक्योरिटी घेरा बनाया। हम बिना किसी हिचकिचाहट के वापस भागे। इस बीच उनकी टीम पूरी स्पीड से आगे बढ़ी, एक सेफ दूरी पर डिटेक्शन इक्विपमेंट लगाया और एक रिमोट कंट्रोल रोबोट को गड्ढे की ओर भेजा। कुछ ही पलों में इंस्ट्रूमेंट्स तेजी से अर्जेंट अलार्म बजाने लगे। स्क्वाड का एक मेंबर रीडिंग बताता है। रेडिएशन लेवल एबनॉर्मल है। अंदर का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। सेंट्रल एक्सिस और कंपार्टमेंट्स डिटेक्ट हुए हैं। टीएनटी और आरडीएक्स के निशान कंफर्म हुए हैं। अंदर पक्का जिंदा एक्सप्लोसिव है। जैसे ही ये शब्द पड़े, कैप्टन जैंग अपने पैरों पर खड़े हो गए और अपनी पूरी ताकत से दहाड़ने लगे। सब लोग पीछे हट गए। अब 500 मीटर्स। वह अपना रेडियो निकालते हैं, इमरजेंसी चैनल पर स्विच करते हैं और कमांड को एक अर्जेंट रिपोर्ट भेजते हैं। यह वेस्ट शोर यूनिवर्सिटी है। अनडेवलप्ड जोन कंफर्म हुआ। एक बड़ा बिना फटा एरियल बम मिला। अंदाजन वजन 500 किलोग्राम है। इसमें टीएनटी और आरडीएक्स है। रेडिएशन रीडिंग अजीब है। फ्यूज की हालत ठीक नहीं है। सबसे ऊंचे लेवल की इमरजेंसी मदद की जरूरत है। 3 किलोमीटर के दायरे को सील कर दें। सभी लोगों को तुरंत बाहर निकालें। जैसे ही वह ऐसा करता है, वह प्रोफेसर ली की तरफ घूमता है और चिल्लाता है, अभी उस कैंपस से सभी स्टूडेंट को बाहर निकालो। लाइव स्ट्रीम देखने वाले पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। क्या यह सच में 500 किलोग्राम का एरियल बम है? वह चीज पूरे यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट को तबाह कर सकती है। क्या लियाम के मुंह पर किसी ऊपर वाली शक्ति का आशीर्वाद था या क्या? इस रफ्तार से स्कूल में बहुत जल्द और भी खुला आसमान देखने को मिलेगा। भगवान इंटरनेट का भला करे। हम सचमुच एक लाइव बम की खोज देख रहे हैं। इस बीच जमीन पर प्रोफेसर ली डीन कार्टर को बार बार फोन करते हैं, लेकिन कोई उठाता नहीं है। वह गुस्से से पागल हो रहे हैं। वह फैकल्टी ग्रुप चैट खोलते हैं, वॉइस मैसेज बटन दबाए रखते हैं। सभी फैकल्टी सुनो, अनडेवलप्ड जोन में एक बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोसिव मिला है। अपने आसपास के सभी स्टूडेंट को हटाओ। जल्दी और शांति से 3 किलोमीटर दूर जेड लेक पार्क में पहुंचे। मैसेज जाने के कुछ ही सेकंड में स्टूडेंट्स एकेडमिक बिल्डिंग्स से बाहर निकलने लगे। फिर लाइब्रेरी, डॉर्म, कैफेटेरिया। स्टूडेंट्स हर जगह से बाहर निकलने लगे। अपने टीचर्स के गाइडेंस में वे कैंपस के एग्जिट की ओर बढ़े। थोड़ी देर बाद ब्रॉडकास्ट टावर के ऊपर से एक एयर रेड सायरन बजा। उसी समय पास में ही वाइपर स्क्वाड के रेडियो पर आने वाली रिपोर्टों की बाढ़ आ गई। सीबीआरएन यूनिट की एडवांस टीम मौके पर है। सिटी इमरजेंसी कमांड गाड़ी अपनी जगह पर है। 3 किलोमीटर का एरिया।
शुरुआती लॉकडाउन पूरा हो गया। आसपास के रेजिडेंशियल इलाकों को खाली कराने के लिए टीमें तैनात हैं। अब तक बंजर जमीन पूरी तरह से पुलिस की गाड़ियों से घिर चुकी है। ठीक तभी सिटी पुलिस से कमिश्नर चेन मौके पर पहुंचते हैं। वह कमांड गाड़ी के पास जाते हैं और ब्रीफिंग की मांग करते हैं। कैप्टन जांग तुरंत आगे बढ़ते हैं। शुरुआती असेसमेंट। वर्ल्ड वॉर 2 का एरियल बम पीछे छूट गया है। केसिंग बुरी तरह से खराब हो गई है। फ्यूज की कंडीशन पता नहीं है। मौके पर ही डिसआर्मिंग में बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर हम इसे कंट्रोल डेटोनेशन के लिए सेफ जोन में ले जा सकें तो यह ज्यादा सेफ ऑप्शन होगा। कमिश्नर चेन ने भौहें चढ़ाई और सोचा। लेकिन जैसे ही मैंने यह सुना, मैं चिल्लाया, तुम उस बम को हिला नहीं सकते। कमिश्नर चेन भौहें चढ़ाकर मेरी तरफ मुड़े। यह बच्चा कौन है? कैप्टन जैंग जल्दी से आगे आए। यह लियाम है, वही स्टूडेंट जिसने इसे खोदा था। कमिश्नर चेन ने गुस्से में कहा, यह तो मजाकिया है। स्टूडेंट अभी भी यहाँ क्या कर रहा है? उसे यहाँ से निकालो। कैप्टन जैंग इस चिंता में कि मैं शॉक में ना आ जाऊं, जल्दी से मेरे पास आए। लियाम, चिंता मत करो, हमारे प्रोफेशनल्स इसे संभाल लेंगे। मैंने अपना सिर हिलाया, एकदम सीरियस। तुम इस बम को नहीं पहचानते। यह एक जर्मन SC-500 है, एक खास मॉडिफाइड वेरिएंट। इसे खास तौर पर मजबूत किलेबंदी को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। 70 से ज्यादा साल अंडरग्राउंड रहने के बाद मेटल की थकान और जंग ने फ्यूज को खतरनाक रूप से सेंसिटिव और नाजुक बना दिया है। जैसे ही तुम इसे हिलाओगे, फ्यूज ट्रिगर हो सकता है और वहीं फट सकता है। अगर यह ट्रांसपोर्ट के बीच में फट जाता है तो तुम्हें मैक्सिमम ब्लास्ट फोर्स मिलेगा। नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब मैं अपनी बात खत्म करता हूं तो उस जगह पर मौजूद हर एक आदमी अकड़ जाता है। प्रोफेसर ली झुकते हैं। लियाम, मुझे नहीं पता था कि तुम यह सब जानते हो। तुमने पहली 2 बार कुछ क्यों नहीं पहचाना? मैं अपना सिर खुजलाता हूं। मैंने इसी बम मॉडल के बारे में एक बार पढ़ा था, एक मिलिट्री रेफरेंस बुक में, पूरा टेक्निकल ब्रेकडाउन। इससे पहले कि शब्द पूरे होते, कैप्टन जैंग घूमकर इमरजेंसी कम्युनिकेशन गाड़ी में घुस जाते हैं। बाद में वह कमिश्नर चेन को एक प्रिंट आउट देते हैं। लियाम ने जो कुछ भी कहा वह एकदम सही था। मैं आगे बढ़ा। अभी यही कंट्रोल डेटोनेशन ही एकमात्र ऑप्शन है। डीन कार्टर यह सुनता है और उसके घुटने लगभग जवाब दे जाते हैं। वह लगभग जमीन पर गिर जाता है। कमिश्नर चेन कैप्टन जांग को घूरते हैं। आपको ऑनसाइट डेटोनेशन पर कितना भरोसा है? कैप्टन जांग दांत पीसते हैं। मैंने जो सबसे बड़ा बम संभाला है वह 100 किलोग्राम का था। 500 के लिए देश में मुश्किल से ही कोई एक्सपर्ट है। मैं इसे डिसआर्म करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मैंने उसे तुरंत रोक दिया। नहीं, तुम खुद मारे जाओगे। कमिश्नर चेन मेरी तरफ देखते हैं। लियाम, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ। मैं धीरे धीरे गहरी सांस लेता हूं। मेरी सलाह है कि कंट्रोल ऑनसाइट डेटोनेशन हो। तैयारी के साथ हम नुकसान को कम से कम करते हैं। मेरे पास एक प्लान है। मुख्य आइडिया है कंट्रोल एनर्जी रिलीज और पूरी परिधि सुरक्षा। मैं कमांड गाड़ी के पास जाता हूं, एक टैक्टिकल टैबलेट लेता हूं और एक 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाता हूं। पहली लेयर, कोर ब्लास्ट जोन। बम पिट के चारों ओर 8 मीटर्स गहरी खाई खोदें, जिसकी अंदर की दीवारें 60 डिग्री एंगल पर हों। एक ब्लास्ट कट रेंज। एरियल बम को नीचे तक नीचे करें। एक फ्लेक्सिबल एनर्जी सोखने वाले सैंडबैग और लेयर्ड मटेरियल भरें। फिर ऊपर 5 मीटर्स गीली रेत डालें। शॉक वेव को सीधे ऊपर की ओर भेजने के लिए इसे भारी स्टील मेश पैनल से ढक दें। लेयर 2, सिस्मिक आइसोलेशन। चट्टान तक 8 मीटर्स गहरी और 3 मीटर्स चौड़ी एक रिंग ट्रेंच खोदें, जो सिस्मिक वेव को बाहर फैलने से पहले ही काट दे। एकेडमिक बिल्डिंग्स को होने वाले स्ट्रक्चरल डैमेज को कम से कम करे। लेयर 3, शॉक वेव और फ्रेगमेंटेशन कंट्रोल। बाहरी ट्रेंच के चारों ओर 200 टन सैंडबैग और पानी के बैरियर लगाएं, जो शॉक वेव को सोख लें और किसी भी रेडियोएक्टिव धूल को फंसा लें। और जब आप इमल्शन एक्सप्लोसिव चार्ज लगाएं, तो यह पक्का कर लें कि प्राइमरी ब्लास्ट फोर्स आसमान की ओर ऊपर की ओर हो। शांति। पूरी साइट पूरी तरह से शांत हो जाती है। हर एक इंसान मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मैं अभी किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हूं। कैप्टन जांग एक्साइटमेंट से अपनी जांग पर थपकी मारते हैं। यह बच्चा जीनियस है। यह प्लान सॉलिड है। यह काम करता है। यह ब्लास्ट मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सिस्मिक कंट्रोल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से इंटीग्रेट करता है। यहां सोच मिलिट्री ग्रेड लेवल की है। कमिश्नर चेन हिचकिचाते नहीं है। वह कॉल करते हैं। हम इस प्लान के साथ चलते हैं। हमारे पास जो भी इंजीनियरिंग रिसोर्स हैं, उन्हें मोबिलाइज करते हैं। उस प्रोटेक्शन सिस्टम को जितनी जल्दी हो सके बनवाओ। ऑर्डर निकलने के तुरंत बाद वेस्ट शोर यूनिवर्सिटी एक बड़े कंस्ट्रक्शन साइट जैसी दिखती है। बाद में कैप्टन जैंग वहां आते हैं और रिपोर्ट करते हैं, सभी सिस्टम तैयार हैं। कमिश्नर चेन तुरंत खाली करने का ऑर्डर देते हैं। मैं मेन ग्रुप के साथ हो जाता हूं और 3 किलोमीटर दूर जेड लेक पार्क में वापस चला जाता हूं। कमिश्नर चेन धीरे धीरे अलर्ट सायरन बजाते हैं।
पूरे पार्क में चीखने की आवाज गूंजती है। फिर वेस्ट शोर यूनिवर्सिटी की तरफ से हवा में एक जोरदार धमाका होता है। एक बड़ा मशरूम जैसा बादल आसमान में आता है। धमाका एक पल में खत्म हो जाता है। हमारी किस्मत अच्छी थी, हम काफी पीछे हैं। सिर्फ मिट्टी और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हम पर गिर रहे हैं। किसी को चोट नहीं लगी है। शुरुआती अफरातफरी शांत होने के बाद मेरे आसपास हर चेहरे पर एक जैसा भाव है, एकदम थकावट भरी राहत। फिर कमांड गाड़ी के अंदर से एक आवाज आती है। शॉकवेव प्रोजेक्टेड रेंज के अंदर है। एकेडमिक बिल्डिंग्स में स्ट्रक्चरल वाइब्रेशन सेफ्टी लिमिट से नीचे है। रेडिएशन थोड़ी देर के लिए बढ़ा, अब नॉर्मल हो रहा है। कमिश्नर चेन अपना रेडियो उठाते हैं, हमेशा की तरह शांत। आग बुझाने वाली टीमें अंदर आती हैं। उनके कहने पर फायर ट्रकों का एक बेड़ा धमाके वाली जगह की ओर बढ़ता है ताकि उसे ठंडा किया जा सके और धूल साफ की जा सके। सीबीआरएन यूनिट के लोग कोर में घुसते हैं। जोन में जाकर फुल स्पेक्ट्रम स्कैनिंग शुरू करें। बाद में खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है। जैसे ही फॉलोअप सफाई का काम शुरू होता है, कमिश्नर चेन और कैप्टन जियांग मुझे ढूंढने आते हैं। लियाम, यह तुम्हारा एहसान है। हम तुम्हारा नाम स्पेशल सिविक करेज अवार्ड और कैश प्राइज के लिए आगे बढ़ाएंगे। इसे हमारा थैंक यू कहने का तरीका समझो। मेरी आंखें एक बड़ी मुस्कान में सिकुड़ जाती हैं। थैंक यू, कमिश्नर। कमिश्नर चेन मेरे कंधे पर जोर से थपथपाते हैं। तुम कुछ और ही हो, बच्चे। जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, अगर तुम कभी फोर्स में शामिल होने में इंटरेस्टेड हो, तो दरवाजा खुला है। प्रोफेसर ली की भौहें तुरंत ऊपर उठ जाती हैं। कमिश्नर चेन, वह हमारे पूरे डिपार्टमेंट में अकेला स्टूडेंट है। उसे अपने साथ ले जाने की हिम्मत मत करना। मैं अपना सिर खुजलाता हूँ। सॉरी, कमिश्नर। मुझे सच में अपना फील बहुत पसंद है। कमिश्नर चेन हंसते हैं। ठीक है, मैं जोर नहीं डालूंगा। अलविदा कहने के बाद वह अपनी टीम को बाहर ले जाते हैं। प्रोफेसर ली फिर मेरी तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में शांत गर्व भरा होता है। बुरा नहीं, बच्चे। कल मैं इस सेमेस्टर में तुम्हारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने उसे देखा। डिपार्टमेंट में मैं अकेला हूँ। और किसे दोगे? प्रोफेसर ली अजीब तरह से हंसे। तुम्हारा कोर्स वर्क अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तुम पास होना चाहते हो, है ना? मैंने हल्की हंसी हंसी। अगर मैं फेल हो गया तो हमारे डिपार्टमेंट में एक 100% फेलियर रेट है। जरा सोचो। मार्कस बस वहीं खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। लाइव स्ट्रीम चैट एकदम धमाकेदार हो गई। एक ट्यूशन फीस दो। प्रोफेसरों की पूरी टीम तुम्हें 1-on-1 पढ़ाएगी। हायर एजुकेशन में सबसे अच्छी डील। खास मेजर। जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। कोई और 59 नंबर लाए तो दुनिया खत्म। लियाम 59 नंबर लाए और टीचरों की दुनिया खत्म। प्रोफेसर ली ने बेबस होकर एक लंबी आह भरी। तुम जीत गए। हम वैसे भी कुछ समय के लिए फील्ड सैंपलिंग नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा असाइनमेंट बदल रहा हूँ। मेरे ऑफिस में आओ और कुछ रॉक सैंपल चुनो। मैं चाहता हूं कि तुम पहचानो कि हर एक के अंदर किस तरह के फॉसिल हैं। मैं सिर हिलाता हूं। वह मुड़ते हैं और चले जाते हैं। मैं मार्कस के साथ डॉन वापस जाता हूं। मेरे बाकी 3 रूममेट दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुए स्टूडेंट हैं। जैसे ही वे मुझे देखते हैं, वे अंदर घुस आते हैं। लियाम, क्या तुमने सुना? स्कूल अभी अभी उड़ा है। अभी अभी हुआ धमाका। एकदम पागलपन। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे समझाऊं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। डीन कार्टर डॉम सुपरवाइजर के साथ वहां खड़े हैं। तीनों रूममेट उछलकर खड़े हो जाते हैं। डीन कार्टर उन्हें हाथ हिलाकर विदा करते हैं। सब लोग रिलैक्स करो। फिर वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मुड़ते हैं। लियाम, मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू कहने आया हूँ। अगर तुमने वह बम नहीं खोदा होता और वह डेटोनेशन प्लान नहीं बनाया होता तो इस स्कूल में बड़ी मुसीबत आ सकती थी। वेस्ट शोर यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं ऑफिशियली 50,000 युआन कैश अवार्ड, पूरे स्कूल के लिए तारीफ और एक खास पर्सनल साइटेशन की घोषणा कर रहा हूँ, जो तुम्हारे एकेडमिक रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। जहां तक अनडेवलप्ड जोन की बात है, प्लीज वहां मत जाना। हम पूरी तरह से सफाई के लिए स्पेशलिस्ट ला रहे हैं। मैं मुस्कुराता हूं। चिंता मत करो, डीन कार्टर। प्रोफेसर ली ने मुझे पहले ही एक नया असाइनमेंट दे दिया है। खुश होकर वह सिर हिलाते हैं और चले जाते हैं। उस रात बिस्तर पर वापस आकर मैं सिस्टम इंटरफेस खोलता हूं और कैंपस रूल सिस्टम को ठीक से देखता हूं। हर बार जब प्लेयर कोई नया कैंपस रूल ट्रिगर करता है तो एक ड्रॉ का मौका मिलता है। मैं उसे एक पल के लिए देखता रहता हूं। ऐसा नहीं है कि यह स्कूल मेरा है। मैं बस नए रूल नहीं बना सकता। लेकिन फिर इसने मुझे बम के बारे में चेतावनी दी थी। शायद इसका आसपास होना इतना बुरा नहीं है। अगली सुबह मैं अपने रूममेट्स के साथ नाश्ते के लिए कैफेटेरिया जाता हूं। हम मुश्किल से एंट्रेंस पर पहुंचे ही थे कि हमने नोटिस बोर्ड के चारों ओर भीड़ देखी। कैंपस के 2 नए नियम अभी अभी पोस्ट किए गए थे। स्टूडेंट्स को बिना इजाजत के कैंपस में गड्ढे खोदने की इजाजत नहीं है। स्टूडेंट्स को कैंपस में स्कूल एंथम के बदले हुए वर्षन गाने की इजाजत नहीं है। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की घंटी बजती है। प्लेयर ने 2 नए कैंपस नियम लागू कर दिए हैं। 2 ड्रॉ के मौके दिए गए हैं। मार्कस और मेरे 3 रूममेट सब मुस्कुरा रहे हैं। मैं बेप्सी से कंधे उचकाता हूं। चलो बस खाना खाते हैं। लाइव स्ट्रीम देखने वाले पूरी तरह से अपना आपा खो देते हैं।
चैट कहानियों से भर जाती है। हमारे स्कूल का एक नियम है, मीटिंग में आने वाले पेरेंट्स की उम्र कम से कम 50 साल होनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने 27 साल के भाई को अपना गार्जियन बनाकर लाई थी और वह होमरूम टीचर के साथ भाग गया जो प्रिंसिपल की बेटी थी। हमारे स्कूल में कहा जाता है कि बाहर का खाना नहीं, कूड़ेदान में कचरा नहीं और बाथरूम में कागज नहीं। हर एक अजीब नियम के पीछे एक कहानी होती है। हर एक, जैसे हमारे स्कूल में डेटिंग की इजाजत है, लेकिन आपका पार्टनर इंसान होना चाहिए। नाश्ते के बाद मैं सीधे प्रोफेसर ली के ऑफिस गया। मैंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। मैं खाली हाथ अंदर चला गया। मार्कस फुसफुसाया, शायद हमें इंतजार करना चाहिए। मैंने आंखें घुमाई। किस बात का इंतजार करें? मैंने ऑफिस में सब कुछ देखना शुरू किया, लेकिन जहां भी मैंने देखा कहीं भी चट्टानों के सैंपल नहीं थे। जैसे ही मैं प्रोफेसर ली को फोन करने वाला था, मेरी नजर पास में एक टेम्परेचर कंट्रोल कैबिनेट पर पड़ी। अंदर कई काली मोटी चीजें हैं जिनके सामने एक वार्निंग लेबल लगा है, खतरा, छूना मत। मैं मुस्कुरा देता हूं। आखिरकार वे मिल ही गई। उन्हें इतने अंदर क्यों छिपाया? मैं कैबिनेट खोलता हूं। अंदर 3 अजीब शेप के पत्थर हैं, हर एक फोम पैडिंग पर टिका हुआ है। मैं एक को थपथपाता हूं। हाँ, ये वही होंगे, लेकिन वे बहुत बड़े हैं। मैं अंदर क्या है इसकी स्टडी कैसे करूं? फॉसिल्स देखने के लिए मुझे उन्हें तोड़ना होगा। मैं एक सेकंड के लिए सोचता हूं, फिर मार्कस को इशारा करता हूं। हम पत्थरों को बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने में ले जाते हैं। फिर मैं कल की बम वाली जगह पर वापस जाता हूं और एक स्लेजहैमर उधार लेता हूं। मैं हैंडल पकड़ता हूं, घुमाता हूं और पत्थर पर जोर से मारता हूं। 2 बार मारता हूं, पत्थर हिला तक नहीं। मैं धीरे से सांस लेता हूं, स्लेजहैमर को अपने सिर के ऊपर से खींचता हूं और अपनी पूरी ताकत से उसे नीचे गिरा देता हूं। पत्थर फट जाता है। यह दर्जन भर धारदार टुकड़ों में उड़ जाता है जो हर तरफ बाहर की ओर फटते हैं। मेरे हाथों से हथौड़ा छूटकर जमीन पर गिरता है। यह क्या? यह चीज तो फॉसिल है। तभी मार्कस जमीन की तरफ इशारा करके चिल्लाता है, जमीन, यह फट रही है। मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल नहीं, वह चीज ग्रेनेड की तरह लगी। मार्कस मुश्किल से निगलता है, यार, क्या प्रोफेसर ली सच में तुमसे नफरत करते हैं? मैं उसे देखता हूं। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं आखिरी बची हुई चट्टान को ठीक करता हूं और हथौड़े को कंट्रोल में रखकर जोर से नीचे गिराता हूं। आवाज का एक और धमाका। इस बार यह जमीन में आधा मीटर चौड़ा छेद कर देता है। कहीं बहुत नीचे से ठंडी नम हवा ऊपर उठती है। लाइव स्ट्रीम देखने वाले पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। देखने वालों की संख्या फिर से बढ़ जाती है। कल वह एक लाइव एरियल बम से निपट रहा था, आज उसके पत्थर सचमुच फट रहे हैं। यह आदमी यहाँ मौत की तरफ तेजी से दौड़ रहा है। मेरा भी कभी ऐसा ही एक क्लासमेट था। आखिर में शांति से बाहर निकला। सच में शांति। मैंने पहली बार किसी को पत्थर पर हथौड़े से धमाका करते देखा है। क्या ये बड़े स्नैप पॉप पटाखे जैसे हैं या कुछ और? मैं मुश्किल से निगल पाया। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली है। किस तरह का फॉसिल एक शेप्ड चार्ज की तरह फटता है? और वह छेद, उसका कोई निचला हिस्सा नहीं दिख रहा है। मुझे जो अवार्ड मनी मिली है उससे शायद यह कवर नहीं होगा। मैंने तुरंत प्रोफेसर ली को फोन किया। उन्होंने फोन उठाया और मुझे उनकी चाय की चुस्की लेने की शांत आवाज सुनाई दी। ओह लियाम, मैंने फॉसिल सैंपल तुम्हारे डॉर्म रूम में छोड़ दिए थे, वापस आकर उन्हें चेक करना। मैं स्तब्ध रह गया। रुको, फॉसिल तुम्हारे ऑफिस में टेम्परेचर कैबिनेट में नहीं है। प्रोफेसर ली की आवाज तुरंत बदल गई। मुझे बताओ कि तुमने वह कैबिनेट नहीं खोली। मैंने दर्द भरी हंसी में कहा, हाँ। उन्होंने एक तेज सांस ली। तुमने क्या किया? मैं लगभग रोते हुए बोल पड़ा, आपने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया कि उन्हें छूना भी मत? मुझे लगा वही सैंपल्स है। मैं उन्हें बाहर ले आया। प्रोफेसर ली की आवाज अचानक तेज हो गई। ये मत कहना कि तुमने उन्हें फोड़ भी दिया। मैं धीरे से बोला, हाँ। अब उनकी आवाज कांप रही थी। तुम ठीक तो हो? वो हाई प्रेशर सील्ड रॉक्स हैं, हल्का सा झटका लगते ही तुरंत फट जाते हैं। मैं उन्हें टेम्परेचर कंट्रोल कैबिनेट में इसलिए रखता हूं ताकि कोई ट्रिगर न हो जाए। क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो? मैं मुंह बनाकर बोला, मैं ठीक हूं। बस मैंने उन्हें स्लेजहैमर से कुछ बार मार दिया था। प्रोफेसर ली पूरी तरह चुप हो गए। मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने भी मेरे ऑफिस में जाकर ऐसा कुछ नहीं किया। तुम पहले इंसान हो। लगता है कर्मा सच में होता है। मैं बेबस होकर कंधे उचकाता हूं। कर्मा है या नहीं पता नहीं, लेकिन अब स्पोर्ट्स कोर्ट में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है। और जब डीन कार्टर पूछेंगे कि ये सब कैसे हुआ, तो मैं साफ बोल दूंगा कि आपने मुझे एक्सपेरिमेंट करने भेजा था। प्रोफेसर ली पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। क्या तुम अभी सच बोल रहे हो? उन पत्थरों में इतनी ताकत हो ही नहीं सकती थी। मैं आंखें घुमाकर बोला, यकीन नहीं है, खुद आकर देख लो। उनकी आवाज तुरंत गंभीर हो गई। मैं अभी आ रहा हूं। वहीं रुको। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। कुछ देर बाद वो हांफते हुए दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और गड्ढे के अंदर रोशनी डाली। ये सही नहीं हो सकता। उन पत्थरों से इतना बड़ा धमाका नहीं होना चाहिए था।
उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हमारे कानों में हल्की सी दरार पड़ने की आवाज आई। हम तीनों ने एक साथ नीचे देखा। गड्ढे के किनारे पर एक पतली सी दरार उभरी और अगले ही पल वो उंगली जितनी चौड़ी हो गई। प्रोफेसर ली तुरंत चिल्लाए, भागो, सब अभी पीछे हटो। हम मुश्किल से कुछ कदम ही पीछे हट पाए थे कि गड्ढे के चारों तरफ जमीन में दरारें बिजली की तरह फैलने लगी। मैं पूरी ताकत से भागा और कई 100 मीटर दूर जाकर ही रुका। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां जहां हम खड़े थे अब 50 मीटर चौड़ा एक विशाल सिंकहोल जमीन को निगल चुका था। लाइव स्ट्रीम कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह शांत हो गई। फिर अचानक चैट फट पड़ी। व्यूअरशिप आसमान छूने लगी। तुम जब खाई में झांकते हो तो खाई भी तुम्हें घूरती है और फिर पूरी जमीन को निगल जाती है।